अदालत कुछ कहती है, जमीन पे कुछ और हो रहा है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी अच्छी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दी, तो मुझे ये बताइए कि जजमेंट्स के बाद जमीन पे क्या हो रहा है। अब मुझे मालूम है कि मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मैं भी 50 साल मैंने इस कोर्ट में कामकाज किया है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोर्ट के बारे में ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन वक्त आ गया है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैंने बड़ी अच्छी तकरीर अभी सुनी मनीषा जी से। इस साल मुझे 50 साल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हुए, और 50 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस संस्था से कोई उम्मीद नहीं। आप बड़ी बड़ी अदालत की जजमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन जमीन पे क्या हो रहा है इसको आप देखिए। उसमें बहुत भारी अंतर है। अदालत कुछ कहती है, जमीन पे कुछ और हो रहा है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी अच्छी प्रोग्रेसिव जजमेंट्स दी, तो मुझे ये बताइए कि जजमेंट्स के बाद जमीन पे क्या हो रहा है। आपने प्रिवेसी की जजमेंट दी, तो जब आपका इनकम टैक्स ऑफिसर आपके घर आता है या ईडी का अफसर आपके घर आता है, तो आपकी प्रिवेसी कहाँ होती है। कागज पे लिखना बात अलग होती है, उसका पालन करना जमीन पे वो भी बात अलग होती है। तो मैं तो इस नतीजे से पहुंचा हूं कि जब तक समाज का मानसिक सोच नहीं बदलेगी, तब तक न कानून बदलेगा न समाज बदलेगा। तो आपको सड़क पे आना होगा और ये सोचो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आपको राहत मिलने वाली है, आपको बड़ी भारी गलत है। ये मैं 50 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बात बता रहा हूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि अभी आपने हेट क्राइम्स की बात की, मैं भी वहां वकील था, और जो भी धर्म संसद हो रहे थे, जो भी बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे, और ऐसे भाषण जो सुनकर आदमी सोचता है कि हम किस समाज में रह रहे हैं। तो जब वो भाषण हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? कुछ कदम उठाए? किसी की गिरफ्तारी हुई? अगर हुई तो एक ही दिन में बेल हो गई या 2 दिन में बेल हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना, तकरीर करना, कहना कि ये देखिए ये हेट क्राइम्स चल रहे हैं, आप कुछ कीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहे कि हाँ बिल्कुल आप बताइए, सरकार से पूछते हैं हम क्या करें, आप क्या कर रहे हैं। सरकार की पूछताछ भी होती है, उनका हल्फी बयान भी होता है, एफिडेविट भी फाइल होता है, और उसके बाद क्या होता है? ना उसको गिरफ्तार किया जाता है, और फिर धर्म सत्र चलते रहते हैं। हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद वही धर्म सत्र फिर चलता है, वही लोग फिर वैसे ही बात अपने सामने रखते हैं। तो संस्था, कोई भी संस्था हो इस देश की, वो संस्था तभी इंडिपेंडेंट हो सकती है जब समाज में जो मानसिक सोच है उसमें बदलाव आना चाहिए। अब हमारा जो कल्चर है वो माई बाप कल्चर। आप कहीं भी देख लो, प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ तो जो मुलाजिम है वो पैर छूता है। मैं जब मंत्री था, शिक्षा का, कानून का मंत्री था, तो वाइस चांसलर लाके मेरे पैर छूता था। तो मैंने उसको कहता था मुझे एक्सटेंशन चाहिए। मैंने कहा जिस दिन तुझे मेरे पैर छुआ उस दिन तेरा नाम तो कट गया, क्योंकि ऐसा वाइस चांसलर मैं कैसे एक्सटेंशन दे सकता हूं जो मेरे मंत्री के आगे पैर छुए। तो यहां हर आदमी तो दूसरे के पैर छूता है। ये माई बाप का कल्चर कॉलोनियल टाइम से चल रहा है, आज की बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार में चलता था और हर सरकार में चलता रहा। आपके जर्नलिज्म में भी ऐसा ही कल्चर है। तो फिर इस
इस समाज में ऐसी मानसिक सोच हो, अगर वो सोचो कि वो संस्थाएं उस समाज की इंडिपेंडेंट हो सकती है, तो आपको बड़ी भारी गलतफहमी। इंडिपेंडेंस तभी होगी जब हम खड़े होंगे और हम कहेंगे कि हमें दोबारा स्वतंत्रता चाहिए। आज हम स्वतंत्र नहीं हैं। ये हिंदुस्तान की असलियत है। अभी आपने बाबू बजरंगी का टेप दिखाया। मैं तो वकील था। जाकिया के केस जब मैंने आर्ग्यू किया, 1 महीना चला। और ताज्जुब की बात यह है कि जब हमने याचिका अपील डाली तो मैंने कहा कि हम कोई दस्तावेज कोर्ट के सामने नहीं रखेंगे जो किसी प्राइवेट पार्टी का दस्तावेज हो, कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो। हम केवल वही डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रखेंगे जो सरकारी डॉक्यूमेंट हो, सरकारी दस्तावेज हो, ताकि कोर्ट हमें ना कह सके कि आप अपनी बात अदालत के सामने रख रहे हो। हमें उनको कहा कि ये तो ऑफिशियल पेपर है, ये सरकारी दस्तावेज है। ये सरकारी दस्तावेज ये कहानी बताते हैं, तो आप इस पे फैसला कीजिए। एक उदाहरण देता हूं कि आपको मालूम है कि गुजरात के समय गुलबर्ग सोसाइटी ही नहीं, कई जगह पे लोग जलाए गए, मकान जलाए गए। तो उस समय नेचुरली वहाँ फायर ब्रिगेड भी होती थी। तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो फायर ब्रिगेड में फ़ोन करती थी कि साहब यहाँ आग लगी हुई, आके बुझाइए। तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन थी, कॉरेस्पॉन्डेंस थी, वो इंटेलिजेंस की कॉरेस्पॉन्डेंस हमारे सामने थी। तो ताज्जुब की बात यह है कि किसी फायर ब्रिगेड ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी फायर ब्रिगेड ने फ़ोन नहीं उठाया। तो हमने बहस की कोर्ट के सामने कि ये बताइए साहब कि जो SIT आपने बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उस SIT ने जाके पूछा कि भैया आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तो मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, तो सिफारिश दी गई, ये दी गई कि वो बिजी होंगे। भाई कहाँ बिजी थे? कहाँ गए हुए थे? फायर ब्रिगेड कहाँ थी? ऑपरेटर कहाँ था? ये तो SIT को तफ्तीश करनी चाहिए थी ना। SIT ने तफ्तीश नहीं की। जब हमने कोर्ट से पूछा क्यों नहीं की, तो बोले हम क्या जानते, हमें नहीं जानते। ऐसे फिर इसका मतलब ये है कि SIT ने अपना काम नहीं ठीक किया। एक तो ये उदाहरण है, ये छोटा सा उदाहरण है। अभी आपने बाबू बजरंगी का बयान सुना, और ये टेप पे था, ये तहलका टेप में था, और ऐसे कई बयान थे। एक ही बयान नहीं था, कई ऐसे बयान थे। और वही टेप जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो CBI ने ऑथेंटिकेट कराया था फोरेंसिक लेबोरेटरी में देकर, और ऑथेंटिकेशन उस टेप की हुई, और उस टेप के आधार पे बाकी मुकदमों में, गुलबर्ग सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, बाकी मुकदमा में अक्यूज दोषी ठहराए गए और उनको सजाए उम्र कैद भी। तो वही टेप गुलबर्ग सोसाइटी में भी पेश किया गया। तो हमने कहा कि साहब अगर ये ऑथेंटिकेटेड टेप ऑलरेडी है, तो फिर इस टेप के आधार पे आपने इस शख्स को प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया? एग्जाम्पल देता हूं कि कोई कहता है कि साहब इस पुलिसकर्मी ने हमारी मदद की, या हमने इस तरीके से इसका कत्ल किया, यहाँ हमने एक फैक्ट्री चलाई जहाँ हम बम बना रहे थे, स्टेट से हम हथियार ला रहे थे, इस स्टेट राजस्थान से हथियार आ रहे थे, पंजाब से हथियार आ रहे थे, उसकी सहायता बॉर्डर के लोगों ने की। ये सब टेप पे है, ये सब टेप पे है। तो हमने कहा कि इसका मतलब है कि बड़े पैमाने में कंस्पिरेसी हुई, बड़े पैमाने में साजिश हुई। इसकी SIT ने जांच क्यों नहीं की? कोई जवाब नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है, और ये
मैं नहीं जानता कि किस आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। वक्त आएगा तो मैं सारी बात लिखित रूप में देश के सामने रखूंगा। लेकिन उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि एक कत्ल हो जाता है, और कत्ल हो जाता है कि आई विटनेस आकर पुलिस को कहता है कि भैया मेरे सामने इस आदमी ने कत्ल किया, तो और 2-4 लोग उस बयान की सहमति देते हैं, तो जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जो पुलिसमैन है, एसएचओ है, वो उसी शख्स के पास जाता है जिसने कत्ल किया और उससे पूछता है कि क्या तूने कत्ल किया कि नहीं। वो कहता है मैंने तो कोई कत्ल नहीं किया। तो वही पुलिसकर्मी उस बात को लिखित रूप में कहता है कि इसने तो कह रहा है, ये तो कह रहा है मैंने कोई कत्ल नहीं किया, इसलिए कोई कत्ल नहीं किया, इसलिए मैं केस को क्लोज कर देता हूं। यही बात एसआईटी ने की। जो लोग आरोपी थे, जिन लोगों ने बयान दिए, जिन लोगों ने ये माना कि मैंने ये काम किया है, एसआईटी उन्हीं के पास चली गई और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने ये काम किया है। बोले मैंने तो नहीं किया। सो अक्यूज की स्टेटमेंट को मानकर एसआईटी ने उसको रिहा कर दिया। ये कौन सा कानून है? आप कानून की बात करते हैं। ये तो एक स्टूडेंट ऑफ लॉ भी जानता है, जिसकी अगर आपको उसको डिग्री नहीं मिली होगी, वो भी जानता है कि आप अक्यूज से का बयान लेकर उसको रिहा नहीं कर सकते, उसको उस केस को बेबुनियाद नहीं कह सकते। पहले तो आप उसको प्रोसिक्यूट करो, प्रोसिक्यूशन करके वो अपनी सफाई देगा डिफेंस एविडेंस के, में था नहीं या था वहां। कुछ शख्स ने कहा कि साहब हाँ मैंने ये कहा तो था टेप में, बट मैंने बढ़ा चढ़ा के कहा था, वो बात मान ली गई। एक शख्स ने कहा कि साहब मैंने लिखित रूप में मुझे कुछ दिया गया, मैंने वही पढ़ दिया, और जब टेप देखा तो उसमें लिखित रूप में था ही नहीं कुछ। और ये सब बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली। और आप कहते हो कि देखिए सुप्रीम कोर्ट तो कमाल की कोर्ट है, कई ऐसी बड़ी जजमेंट देती है। मुझे बता दीजिए कोई ऐसी जजमेंट का पालन हुआ हो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। ये तो मैं आपको 1-2 उदाहरण दे रहा हूं, मैं तो आपको सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। जिस कोर्ट में जज बैठाए जाते हैं थ्रू अ प्रोसेस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, जिस कोर्ट में कोई सिस्टम नहीं है कि कौन सा कोर्ट किसकी अदालत पे लगेगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तय करता है कि ये मैटर किसके साथ जाएगा और कब जाएगा, कब सुनवाई होगी, कोई सिस्टम नहीं है, वो कोर्ट कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती। हो सकती है? मुझे बताइए। संविधान होता किसके लिए? कानून होता किसके लिए? संविधान का मतलब क्या है? संविधान इसीलिए बनाया जाता है कि समाज में एक तौर तरीके के साथ काम किया जाए, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो, चाहे वो न्यायपालिका काम कर रही हो। यही मतलब है ना, एक सिस्टम के साथ काम हो। और यहां तो हिसाब किताब यह है इस देश में कि पहले आपको गिरफ्तार किया जाए, एफआईआर ऐसे ही लगाई जाएगी। कोई भी एफआईआर लिख सकता है, अपने आदमी को बोलो आपके खिलाफ एफआईआर आ जाएगी। एफआईआर करने के बाद तुरंत तो आपको गिरफ्तार करेगा, फिर वो इन्वेस्टिगेशन करेगा। अब ये बताइए, ये तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का कॉलोनियल टाइम का तरीका है। कानून को ये होना चाहिए कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद गिरफ्तारी हो। इस देश में पहले गिरफ्तारी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो वो कानून का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आप इस ढांचे को बदलोगे नहीं, जब तक आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बदलोगे नहीं, जब तक ये पावर आप कोर्ट से लोगे नहीं कि आप एक ढांचा बनाइए जिसके आधार पे केस की सुनवाई। अब मुझे मालूम है कि मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि
अच्छा नहीं लगता। मैं भी 50 साल मैंने इस कोर्ट में कामकाज किया है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं कोर्ट के बारे में ऐसी बातें कर रहा हूं, लेकिन वक्त आ गया है। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? असलियत तो यह है कि जो भी सेंसिटिव मामले होते हैं जिसमें हमें मालूम है कि प्रॉब्लम है, वो गिने चुने जजेस के सामने लगता है। हम कोर्ट में पेश होते हैं तो हमें मालूम है कि क्या नतीजा होने वाला है। मैं हाल ही में, मैं उस केस का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है। एक महिला का जो हस्बैंड है वो कई साल से किसी केस में कई साल से अंदर है, और जहां इनको लगता है कि किसी बेकसूर को फंसाना हो, उसमें ये 120B लगा देते हैं, कंस्पिरेसी का चार्ज लगा देते हैं। अच्छा, उसके खिलाफ कोई एविडेंस तो होती नहीं, लेकिन क्योंकि 120B का चार्ज लगाया, बेल भी नहीं होती। अच्छा, 120D प्रूव करना तो वो तो ट्रायल में होगा ना, कि साजिश हुई कंस्पिरेसी हुई थी या नहीं हुई थी, वो तो ट्रायल में होगा। उसके पहले तो ना वो कह सकता है ना को प्रूव कर सकता है, तो उसको बेल तो मिलने नहीं वाली, तो बेल नहीं मिलती। तो एक महिला ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड कई सालों से जेल के अंदर है, तो आप ट्राई कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट। तो मैंने उसको कहा कि कुछ नहीं होने वाला, कोई आपको जज इस केस में, क्योंकि आपका जो हस्बैंड है उसका बड़ा नाम है इस देश में, तो आपको कोई बेल मिलने नहीं वाली। बोले नहीं, मुझे अदालतों में बड़ा विश्वास है। तो मैंने कहा मेरे ऊपर विश्वास नहीं है आपको, चलिए आपका हम केस कर देते हैं। तो हम गए, तो जज साहब ने कहा, वही कहा जो मैंने कहा। तो मैं कहना चाहता था जज साहब को कि वक्त आ गया है कि जो 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 बेचारा तकलीफ में है ना, वो हम पे विश्वास नहीं करता, आप पे फिर भी विश्वास करता है। वो सोचता है कि शायद 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 न्यायपालिका मुझे रिहा कर देगी, मुझे बेल दे देगी। लेकिन असलियत तो ये है कि वो देने नहीं वाली। जब बेल का प्रोविजन ऐसा होता है जहां आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनना पड़ेगा, और आपको जज को सामने ये प्रूव करना पड़ेगा, ये साबित करना पड़ेगा कि मैं बेकसूर हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि केस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा हो, तफ्तीश हो रही हो, मेरे पास अक्यूज्ड के पास आरोप के कोई दस्तावेज नहीं होता ना। कोर्ट के सामने जैसे सब लोग जानते हैं कि एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल होता है, तो स्टेटस रिपोर्ट जज पढ़ता है, वो स्टेटस रिपोर्ट में हमें भी कॉपी दी जाती है। उस समय हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं होते, अक्यूज्ड के पास कोई दस्तावेज नहीं होते। उस समय मैं कोर्ट को कैसे साबित करूं कि मैं बेकसूर हूं? नहीं कर सकता ना। लेकिन कानून कहता है कि आपको बेल नहीं मिलेगी जब तक ये नहीं साबित करोगे कि आप बेकसूर हो। और वो कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सही कानून है। तो उस कानून, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि सही कानून है, उस सुप्रीम कोर्ट की कितनी उम्मीद रखोगे उस सुप्रीम कोर्ट से? So the point that I am making is, what confidence did you have in a system where the laws of this nature are upheld by the Supreme Court? You can't have any confidence in that system. अब कप्पन बेचारा, जो अभी मैं केस उसी का करूंगा, कप्पन बेचारे के क्लास क्या है? वो एक गाड़ी में लेकर हथरस जा रहा था, गाड़ी में बैठ गया, वहां PFI के लोग थे, 120 लगा दिया। अब 120 के बाद तो उसको कभी बेल मिलेगी नहीं। 2020 से वो अंदर है, 2-2.5 साल उसको हो गए। तो किस कानून के आधार पर आप उसको जेल में रखे हुए हैं? ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, अपनी मेरी बीती हुई कहानी है, जैसे अदालतों में फैसले होते हैं। मैं 24 साल का था, एक इलेक्शन अपील मैंने बहस की,
3 जजेस के सामने, मुझे आज भी याद है कि जो प्रिजाइडिंग जज था वो जस्टिस पालेकर था, साथ उसके जस्टिस सरकारिया थे और उसके साथ जस्टिस भगवती थे। तो दिलचस्प कहानी ये है कि मैं बहस कर रहा था, 24 साल का था, पालेकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे, सरकारिया साहब एक तरफ और भगवती साहब दूसरी तरफ, और केस था इलेक्शन मैटर, जिसमें एक 25 साल के लड़के को पहली बार हरियाणा में इलेक्शन की उसकी जीत हुई थी। तो 8 करप्ट प्रैक्टिस की वजह से उसका इलेक्शन सेटिसाइड हो गया। मेरा पहला केस था सुप्रीम कोर्ट में, तो मैं बहस कर रहा था, तो बहस खत्म हो गई, जजमेंट रिजर्व हो गया। जजमेंट जब आया तो 7 काउंट्स में मेरे हक में आया, 1 काउंट में मेरे खिलाफ आया। तो वो जो मेरा मौकल था वो तो वकील बन गया और मैं पॉलिटिशियन बन गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कई साल बीत गए, पालेकर साहब रिटायर हो गए, सरकारिया साहब रिटायर हो गए, भगवती साहब रिटायर हो गए। तो एक दिन एक जज का कोई फंक्शन चल रहा था, तो सरकारिया साहब ने आके मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा, बोले, Sybil, I have to tell you that I am very upset. I said, so what are you upset about? That I decided that case against you. I said, so why did you decide that case against me? He said, you remember that election matter which you argued? I said, yes. He said, I and Bhagwati were in your favor. We wanted to allow the appeal. I said, then why didn't you allow it? He said, because it was Palekar's last judgment. It was Palekar's last judgment because he was to retire. And because your client has changed sides, he said, I will never give a judgment in favor of Atal Bandhu. And because we had respect for Palekar, we agreed with him. Now, why do I tell you this story? I told you this story that if you think judges decide always in accordance with law, you are mistaken. I don't want to say anything further, but the fact of the matter is, there are too many winds that buffet outside the courtroom. And they are all human beings. We are all human beings. We get influenced. And when the entire system, the entire institutional structure of this country is captured, it impacts those who decide cases as well. And so we need to address this issue in an entirely different way. There's no point analyzing Supreme Court judgments because we know that the written word has no meaning. It has no meaning to the policeman who implements it. It has no meaning to the administrator who implements it. When you're talking about 377, what is on the ground? What is happening? Are they being treated any better? No. Are women in this country treated any better? No. जब संविधान बना था तो संविधान का मकसद क्या था? यही मकसद था कि भाई ये देखिए, जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो सारी स्टेट्स ने कहा कि आप जुड़ के हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ सेंटर ने कहा कि आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कीजिए, यहाँ उल्टा हुआ। सो यूनियन को बहुत पावर दी गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट्स को कम पावर दी गई। और अब सबसे खतरनाक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है देश में, उसने तो इंडिविजुअल लिबर्टी की सीमाएं पार कर दी। मैं क्यों कहता हूं ये बात पार कर दी? आपको मालूम है कि जब ये जो आपका सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन का दायरा है, जब तक स्टेट्स कंसेंट नहीं करती तो सीबीआई जा नहीं सकती। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टिव में ऐसी कोई पाबंदी नहीं।
तो मुझे बताओ कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को क्या हक है अंडर द पीएमएलए कि किसी स्टेट में जाकर किसी की तफ्तीश करे, merely because an FIR has been lodged। तो अभी वो क्या कहते हैं कि आरोप FIR का एक किस्म का होता है, लेकिन जब ईडी जाती है तो वो आरोप भूल जाते हैं, वो दूसरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं कि आपने घर कैसे खरीदा, आपने एक कंपनी कैसे बनाई। उसका कोई ताल्लुक नहीं है FIR के साथ। आपने घर कैसे खरीदा, आपने कंपनी कैसे बनाई, आपके पैसे कहाँ से आए, आपकी वाइफ की रिटर्न्स क्या है, आपके बच्चों के रिटर्न्स क्या है, और फिर किसी का स्टेटमेंट दे लेते हैं, उस आधार पर प्रोसिक्यूट अंदर कर देते हैं, और फिर सेक्शन 45 बेल का आ जाता है, उसकी बेल नहीं होती। अब जज साहब ने क्या कहा? जज साहब कहते हैं ये तो पीनल स्टैट्यूट है ही नहीं। ये जज साहब की जजमेंट है कि दी PMLA is not a penal statute, but the definition of proceeds of crime in fact itself involves the word crime. Crime is penal. So how can the Supreme Court say that the PMLA is not a penal statute? And these are judges of Supreme Court. अब बताओ जो ट्रायल कोर्ट है वो क्या करेगा? वो बिल देगा ही नहीं। जब तीस्ता का मैटर सामने आया तो तीस्ता के बारे में तो कोई बहस ही नहीं हुई। इनफैक्ट मुझे कहा गया कि आप इसमें मत पड़िए, हमें क्या लेना देना है इस मैटर के साथ। तीस्ता के खिलाफ उन्होंने बहुत सब कुछ कह दिया, आप जानते हैं। आज तीस्ता जेल में बैठे हुए। एक दूसरा जो शख्स जेल में है, मैंने कहा कि साहब मैं उसकी बहस कर ही नहीं, कहा क्योंकि वो दूसरे केसेस में इन्वॉल्व है, मैं उसकी बहस नहीं करूंगा। फिर भी उसके खिलाफ तीसरा जो बंदा जो अंदर है इसी केस में, उसके खिलाफ भी मैंने कोई, उसके बारे में मैंने कोई बहस नहीं की, उसके बारे में जब मैंने बहस नहीं की फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट ये कह दिया, तो मैं बताइए उसमें उम्मीद क्या रखेगा? उन कोर्ट से क्या उम्मीद रखें? और अब तो ये है कि पीएमएल के आधार पे आप किसी को बुला लो, उसकी स्टेटमेंट ले लो, और प्रोसिक्यूशन में उसी स्टेटमेंट को रिलाई करके उसको बुलेट कर लो। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि ये जो ईडी ऑफिसर्स हैं ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, कुछ भी कर, ये तो बस स्टेटमेंट देते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। आपको एक उदाहरण देता हूं, आपको समझ आ जाएगी बड़े सरल तरीके से। मैंने वैसे अक्सर तो मैं जर्नलिस्ट के साथ कभी चीटिंग नहीं कर सकता, बट मैंने, चलिए मान लिया मैंने आपको चीट कर दिया, वो पीएमएलए का तो केस नहीं है। आपको चीट कर लिया, जो चीटिंग का पैसा था वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो गया, और ऑर्डिनरी आईपीसी में ऑफेंस हो गया, मेरी प्रोसिक्यूशन शुरू हो गई। तो अब पुलिसमैन तय करेगा कि पीएमएलए लगेगा कि नहीं, क्योंकि वही 420 शेड्यूल्ड ऑफेंस पीएमएलए में भी है, वो आईपीसी में भी है और पीएमएलए में भी है। तो इसका मतलब है कि वो जो इंस्पेक्टर है वो तय करेगा कि आपके खिलाफ मैं पीएमएलए लगाऊं या ऑर्डिनरी कर्ज लगाऊं। तो ये भी डिस्क्रेशन अब पुलिसमैन पे चली गई। कॉपीराइट एक्ट उसमें आ गया, ट्रेडमार्क्स एक्ट उसमें आ गया, वो सब शेड्यूल्ड ऑफेंस हो गए। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अगर लागू करने लगो, तो अगर किसी के घर में 10,000 रुपया भी मिल जाए तो पीएमएलए का ऑफेंस बनता है, क्योंकि वो आपके पास 10,000 कैसे हुआ, आया, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो गया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हो गया तो सेक्शन 3 के अंदर वो प्रोसिक्यूट हो सकता है, क्योंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में और सेक्शन 3 में अब कोई अंतर नहीं है। तो भैया अदालत तो जब हम जाएंगे, वकालत तो हम करेंगे, लेकिन उम्मीद रखना हमारी
लाचारी है, उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत